अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस के पास जो डिफरेंट पैथोजेनिक फैक्टर होते हैं यानी कि इसके पास डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं या जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं उनको आज हम डिटेल में देखेंगे और साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस इन टॉक्सिन या ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको यूटिलाइज करता है डिजीज़ पैथोजेनेसिस में। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस, जिसके पास क्या होती है, एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जैसे मैंने बताया कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस के पास कैप्सूल भी होता है जिसकी जो कंपोजिशन होती है वो होती है हेलोरोनिक एसिड की। और ये जो कैप्सूल होता है वो इस बैक्टीरिया को स्लिपरी बना देता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो फेगोसाइट्स होते हैं वो बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको किल कर देते हैं थ्रू फेगोसाइटोसिस, लेकिन ये जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस वो इस कैप्सूल की वजह से स्लिपरी हो जाता है, यानी कि जब भी फेगोसाइट्स इसको इंगल्फ करने लगेंगे तो ये वहाँ से स्लिप होके आगे मूव कर जाएंगे, तो इस तरह से फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं इस बैक्टीरिया के एंजाइम्स और टॉक्सिन, जो क्या करते हैं इस बैक्टीरिया को हाईली पैथोजेनिक बनाते हैं। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि वो एंजाइम्स कौन से होते हैं या वो जो टॉक्सिन होते हैं वो कौन से होते हैं और वो किस तरह से एक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस हाईली विरुलेंट होता है। तो ये हमारे पास है ब्लड वेसल। तो जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल हैं, इनके दरमियान गैप इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इनसाइड जो फ्लूइड है वो बाहर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सुडेट। और ये जो एक्सुडेट होता है इसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें ज़्यादातर होता है डीएनए और प्रोटीन होती है। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस, इस बैक्टीरिया को इस एक्सुडेट में से मूव करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये बैक्टीरिया क्या करता है, डीएनएज रिलीज करवाता है। तो ये डीएनएज क्या करेगा, यहाँ पे ये जो एक्सुडेट के अंदर डीएनए होगा इसको ये डिसॉल्व कर देगा। तो जब यहाँ से डीएनए डिसॉल्व हो जाएगा तो इस एक्सुडेट की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो ये इजीली इस एक्सुडेट में से मूव कर जाएगा। और ये जो डीएनएज होता है इसकी 4 टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं ए, बी, सी एंड डी। और ये जो होता है डीएनएज ये हाईली इम्यूनोजेनिक होता है, यानी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जिसको हम कहते हैं एंटी डीएनएज। यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस डीएनएज को रिकॉग्नाइज करेगा और जो हमारे जो प्लाज्मा सेल हैं वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे जिनको हम कहते हैं एंटी डीएनएज। तो जब हमारा बैक्टीरिया ब्लड के अंदर चला जाता है तो यहाँ पे भी इसको काफ़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर्डल है वो आप लोगों को पता है कि जो ब्लड के अंदर क्लॉट बन जाते हैं वो क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को मूव नहीं करने देंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है इसको रास्ता अपना जो है वो बिल्कुल साफ चाहिए होता है ताकि ये ईजिली मूव कर जाए। तो इसी वजह से क्या करता है ये जो बैक्टीरिया है ये एक और एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये क्या करेगा, ये प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो प्लाज्मिन होता है ये एक प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है जो क्या करता है, यहाँ पे जो क्लॉट होता है इसके अंदर फिब्रिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है उसको डिज़ोल्व कर देगा। तो जब फिब्रिन यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगी तो ये जो क्लॉट है यहाँ से ये डिसअपीयर हो जाएगा और ये जो बैक्टीरिया है ये इजीली मूव कर जाएगा। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये ब्लड के अंदर हमारे जो डिफरेंट सेल होते हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल और यहाँ पे ये जो होते हैं डिफरेंट वाइट ब्लड सेल, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वो किस तरह से, ये जो बैक्टीरिया होता है ये रिलीज़ करवाता है स्ट्रेप्टोलाइसिन। ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन होता है ये क्या करता है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं और ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं इनकी मेम्ब्रेन के अंदर पोर कर देता है। तो जब इनकी मेम्ब्रेन के अंदर पोर हो जाएगा तो ये जो सेल होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि हिमोलिसिस हो जाती है। तो इसी वजह से इसको हम हिमोलिसिन भी कहते हैं। और यही वजह होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं बीटा हिमोलिटिक होते हैं, यानी कि इस स्ट्रेप्टोलाइसिन की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस बीटा हिमोलिटिक होता है। और ये जो होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ,
इसको हम स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ इस वजह से कहते हैं कि ये ऑक्सीजन लेबाइल होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो इसी वजह से जब हम बैक्टीरिया को, जो हमारा होता है ब्लड एगर, उसमें जब इस बैक्टीरिया को हम डीप ग्रो करवाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तभी ये जो होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एक्टिवेट होगा और क्या करेगा, हिमोलिसिस करवा देगा। और ये जो होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, ये हाईली इम्यूनोजेनिक होता है, यानी इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, जिसको हम कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज़। और ये जो होती है एंटीबॉडीज़, इनका जो टाइटर है वो हमें बताता है कि इस पर्सन को करंट इन्फेक्शन है या नहीं, यानी कि हम ब्लड सैम्पलिंग करेंगे और हम इस एंटीबॉडीज़ का टाइटर हम मालूम कर सकते हैं ब्लड के अंदर। अगर तो इसका टाइटर जो है, इस एंटीबॉडी का टाइटर 200 यूनिट से अबव है, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को करंट इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस पायजेनिस का। और स्ट्रेप्टोलाइसिन की जो दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। और ये जो होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन, ये ऑक्सीजन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी क्या हो सकता है, एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन ये क्या होता है, नॉन एंटीजेनिक होता है या नॉन इम्यूनोजेनिक होता है, यानी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस पायजेनिस कनेक्टिव टिश्यू में किस तरह से मूव करता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेलुलर पार्ट, यानी कि जिसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, और दूसरा होता है नॉन सेलुलर पार्ट। और इस नॉन सेलुलर पार्ट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहले जो होता है उसको हम कहते हैं फाइबर्स, जिसमें दो इंपॉर्टेंट फाइबर होते हैं, जैसा कि कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। और दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। अब ये जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है, ये जो एरिया आप लोगों को, ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। ये जेली लाइक होता है और इसका जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं हिलोरॉनिक एसिड। अब ये जो होता है हिलोरॉनिक एसिड, ये इस बैक्टीरिया को यहाँ से इजीली मूव नहीं करने देता। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, हिलोरानिडेज जो है वो रिलीज करवाता है। अब ये जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है, इस हिलोरानिक एसिड को यहाँ पे डिसॉल्व कर देगा, जिससे क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, इसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी और ये जो बैक्टीरिया है अब यहाँ से ये इजीली मूव कर जाएगा। तो इसी वजह से ये जो होता है एंजाइम हिलोरानिडेज, इसको हम स्प्रेडिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं जो इस बैक्टीरिया की मूवमेंट में इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कौन सा था, डीएनएज, जो क्या करता है, इस एक्सुडेट में से इसको मूव करवाता है। किस तरह से, इस डीएनए को यहाँ पे डिसॉल्व करके। दूसरा क्या था, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसने क्या किया था, इस क्लॉट को डिसॉल्व किया था और इस बैक्टीरिया को ब्लड के अंदर इजीली मूव करवाया था। और तीसरा है हिलोरानिडेज, जो क्या करता है, हिलोरॉनिक एसिड को यहाँ पे डिसॉल्व करता है ताकि ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है या जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें से इजीली ये बैक्टीरिया मूव कर सके। तो इस बैक्टीरिया के पास तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं जिसको आप DSH से याद कर सकते हैं। तो ये जो DSH होते हैं, ये क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को मूव करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ताकि ये ईजीली जो है वो इन्फेक्शन काज करवा सके। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायजेनिस के पास सिर्फ यही विरुलेंट फैक्टर नहीं होते, बल्कि इसके पास एक और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हथियार होता है जिसको हम कहते हैं एम प्रोटीन। और ये जो एम प्रोटीन होता है, ये इसको हाईली विरुलेंट बनाता है। वो किस तरह से कि नॉर्मली जो हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारी कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है C3, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वो किस तरह से कि जब कंप्लीमेंट सिस्टम का जो पाथवे होता है वो एक्टिवेट होता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो C3 प्रोटीन होती है, इसकी क्लीवेज हो जाती है और इससे दो कंपोनेंट बनते हैं। एक जो स्मॉल कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं C3A और एक होता है लार्ज कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं C3B। तो ये जो C3B होता है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाता है। तो जो हमारे फेगोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस C3B को रिकॉग्नाइज करते हैं और इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि इसकी फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। नॉर्मली हमने क्या देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर जो कैप्सूल होता है वो उनको क्या करता है, स्लिपरी बना देता है, जिससे क्या होता है कि ये फेगोसाइटोसिस से बच जाते हैं। लेकिन C3B प्रोटीन की वजह से अब ये जो फेगोसाइट्स होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इस C3B प्रोटीन को, और क्या करते हैं, इसको इंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि अब ये स्लिपरी नहीं रहा
बल्कि क्या हो जाता है, ये ऐसे समझ लें कि आप ये खुरदरा सा हो गया है इस C3b की वजह से। तो ये ईजिली फेगोसाइट्स इसको पकड़ लेंगे और इंगल्फ कर लेंगे। लेकिन ये जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस, इसके पास ये जो एम प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, ये जो होता है कम्प्लीमेंट पाथवे, जिसमें ये C3 जो प्रोटीन होती है इसकी क्लीवेज होती है, तो इस कम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट नहीं होने देता। और इसमें स्पेसिफिकली जो होता है अल्टरनेटिव पाथवे जो होता है, और अगर आप लोगों को पता नहीं है कि जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं या जो कम्प्लीमेंट पाथवे होता है वो क्या होता है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो एम प्रोटीन होती है ये क्या करती है, अल्टरनेटिव पाथवे जो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, उसको एक्टिवेट नहीं होने देगी। जिससे क्या होगा, ये जो C3 जो प्रोटीन है इसकी क्लीवेज नहीं हो पाएगी और C3b नहीं बनेगी। तो जब C3b नहीं बनेगी तो अब क्या होगा, ये उसकी जो बैक्टीरिया है उसकी सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से जो फेगोसाइट्स हैं वो इसको इंगल्फ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कैप्सूल है वो इसको स्लिपरी बना देता है। तो ये इजीली वहाँ से ये मूव कर जाएगा और फेगोसाइट्स जो हैं उसकी फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाएंगे। और ये जो एम प्रोटीन होती है इसकी 100 से ज़्यादा टाइप्स होती हैं। और ये जो एम प्रोटीन होती हैं ये क्या होती हैं, इम्यूनोजेनिक होती हैं, यानी इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन ये जो एम प्रोटीन होती है इस हर एम प्रोटीन के अगेंस्ट डिफरेंट एंटीबॉडी बनती है। यानी कि अगर एक पर्सन है उसको एक टाइप का जो एम प्रोटीन है यानी उसको स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस का इन्फेक्शन हुआ है, उसमें एक टाइप की एम प्रोटीन थी, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी, अगर उसी पर्सन को एक और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस का इन्फेक्शन हुआ है जिसमें एम प्रोटीन डिफरेंट टाइप की थी, तो वो जो पहली एंटीबॉडी बनी थी पहली एम प्रोटीन के अगेंस्ट, वो दूसरी एम प्रोटीन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगी। यानी कि हर एंटीबॉडी दूसरी एम प्रोटीन के अगेंस्ट जो बनती है वो डिफरेंट होती है, एक स्पेसिफिक होगी हर प्रोटीन के लिए। और अगर इसकी हम कंपोजिशन को देखें तो जो एम प्रोटीन होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉइल्ड होती है और उसका जो एन टर्मिनल होता है वो आउटसाइड होता है, और जबकि जो सी टर्मिनल होता है वो इनसाइड बैक्टीरिया होता है। तो क्योंकि ये जो एन टर्मिनल है ये आउटसाइड है, तो इसी के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। यानी कि ये जो एन टर्मिनल होता है ये इम्यूनोजेनिक होता है, तो इसी के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस, इसके पास एक और भी इम्पॉर्टेंट होता है टॉक्सिन, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉक्सिन होता है, इसको हम पायरोजेनिक टॉक्सिन भी कहते हैं। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं A, B, C। इसमें जो होता है A और C जो होता है ये सुपर एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं। तो सुपर एंटीजन क्या करते हैं, ये एक्चुअली हमारे जो T सेल्स होते हैं उनको हाइपर एक्टिवेट करवा देते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सुपर एंटीजन किस तरह से एक्ट करते हैं तो इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जनरली बता देता हूँ कि जो टी सेल्स होते हैं जब सुपर एंटीजन की मदद से एक्टिवेट होते हैं तो ये जो केमिकल मीडिएटर हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करवाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो एक कंट्रोल्ड मैनर में जो होते हैं हमारे केमिकल मीडिएटर उनको रिलीज़ करवाते हैं। स्पेशली जो इंटरल्यूकिन 2 है उसको एक बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज़ करवाते हैं। लेकिन जब ये सुपर एंटीजन की मदद से एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, केमिकल मीडिएटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करवाते हैं। तो ये जो केमिकल मीडिएटर होंगे जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे तो ये दूसरे जो हमारे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स उनको क्या करवा देते हैं, एक्टिवेट करवा देते हैं। जिससे क्या होगा, एक हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक स्ट्रॉन्ग वे में एक्टिवेट हो जाएगा, यानी हाइपर एक्टिवेशन हो जाती है हमारे इम्यून सिस्टम की। तो अब क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही बॉडी को अब नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से ये जो होते हैं एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, ये इसमें स्पेशली जो A और C हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और इसी वजह से ये स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इनकी वजह से हो सकता है। और ये जो होते हैं एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, इसके जो जीन्स होते हैं ये इस बैक्टीरिया के अपने नहीं होते, बल्कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो इसको गिफ्ट करते हैं। यानी कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनके पास एक्चुअल में इसके जीन्स होते हैं। तो जब ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो यहाँ से जो जीन्स होते हैं वो इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और डिफरेंट टॉक्सिन्स जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनिस को बहुत ज़्यादा विरुलेंट बनाते हैं।
तो आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायजनीज है इसकी वजह से कौन कौन से डिजीज़ हो सकती हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे, उनकी साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायजनीज है इसकी जो डायग्नोसिस है या जो इसकी ट्रीटमेंट है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो तब तक अपना आप ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।